रिकॉर्डिंग ऑन कर लें। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। सर असाइनमेंट 3 की डिटेल समझा दें, क्या करना है उसमें। तो असाइनमेंट 3 क्या है ज़रा मैं देख लूँ। असाइनमेंट 3 अच्छा खैर, ये असाइनमेंट 3 में क्या करना है भाई आपने। असाइनमेंट 2 और 3 का कॉम्बिनेशन है एक्चुअली। जो आप रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो उसका अल्टीमेट ये है कि आपको रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट करनी है। और वैसे तो ये भी है कि स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई करें, मीटिंग कैसे करते हैं, बात कैसे करते हैं, कस्टमर को हैंडल कैसे करते हैं। ये सब थ्योरी हमने पढ़ी है, कम्युनिकेशन, पीपल हैंडलिंग। लेकिन बहरहाल अब आपने अल्टीमेट ये है कि आपने एक एसआरएस बनानी है। तो असाइनमेंट 2 एक्चुअली इसलिए दिया गया था कि आप उसके प्रोसेस को लिखें, समझें, उसकी बेसिस पे एक्चुअली आप रिक्वायरमेंट लिखेंगे। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैंने पार्शियल सोल्यूशन भेजा था उसमें सब कुछ लिखा हुआ तो है अली भाई, मैं फिर दिखा देता हूँ आपको। प्रॉब्ली सोल्यूशन डला हुआ है वहां पर, स्क्रीन क्या नाम है आपके उस पे, LMS पे। ये देखिए असाइनमेंट 3 का पार्शियल सोल्यूशन है, ये लिखा हुआ है असाइनमेंट नंबर 3 पार्शियल सोल्यूशन। पार्शियल इसलिए कि कोई काम आप भी करेंगे, सर ने सारा काम थोड़ी करना है। तो अब ये कोई भी IEEE का फॉर्मेट या DHS सुफा का, तो मैंने DHS सुफा का लिया है क्योंकि अभी आप लोगों को ये काम करना है। किसमें करना है, आपके जो FIP है उसमें ये काम करना है। तो इस कोर्स से आपको हेल्प मिलनी चाहिए क्योंकि कोर्स एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं ना। तो इस कोर्स से आपको नजर आना चाहिए। तो ये वही नाम है, SRS है। और ये आपने लिख दिया है कि जनाब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं। फिर आप अपना नाम लिखेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपका सेक्शन है। फिर आप ये रिवीजन ऑफ द हिस्ट्री लिखेंगे, कब कब आपने लिखा है। आप अपना नाम लिखेंगे ऑथर की जगह, ठीक है, और किसको किसको दोबारा से दिखाया। तो ये डेट्स हैं, ये मैंने लिखी है। उसके अलावा फिर ये 1 2 3, जैसे अभी मैं आता हूँ 1 2 एंड देन 3 एंड देन 4। अब ये वो वाले क्या नाम है उसका, वो है स्ट्रक्चर है या स्केलेटन है जो FIP में जमा कराना है उस पर। तो ये हेडिंग लगा दी है SRS फॉर HRMS वर्जन 1.1.2। पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट, इंटेंडेड ऑडियंस, एब्रीविएशन। अब ये सब वही वाली चीजें हैं। फिर उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे लिखती हैं। ये एक्चुअली जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स है उसमें बताया जाता है। प्रोजेक्ट स्कोप में लोगों को प्रॉब्लम है, तो मैंने एक थोड़ा सा सेशन लिया था आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। लेकिन अगर आपको चैलेंजेस है तो मैं दोबारा से बता दूंगा क्योंकि कॉम्बिनेशन है ये SRS में, रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग एंड देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड देन आपकी जो और नॉलेज है प्रोजेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, ये सब मिलके बनेगा। तो एग्जाम्पल लिखी हुई है सब में, अलग अलग कर दिया है प्रोजेक्ट स्कोप में क्या होगा और क्या नहीं होगा। ये वही वाली हेडिंग है 2.1 2.2 2.3, स्कोप में क्या नहीं है। और जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, ये ग्रे एरिया है। तो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव को छोड़ दें आप, स्टेक होल्डर कौन से होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होगा, अजम्पशन एंड डिपेंडेंसीज ये आपने लिखनी है। अगर सॉफ्टवेयर किसी और से इंटीग्रेट हो रहा है तो आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप अटेंडेंस का सिस्टम बना रहे हैं तो ये HRMS should be integrated with the payroll system and financial system, तो आप ये बताएंगे सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट होगा इनसे। और जो भी है बाकी मैंने एक क्योंकि वहां पर जो आपकी जो क्या कहते हैं FIP के अंदर जो टेम्पलेट मिला हुआ है उसमें यूज केस का वो है, तो मैंने एक यूज केस बना दिया है। एक बनाया, ज्यादा नहीं बनाया। फिर उसका फॉर्मेट लिख दिया है कि जनाब अगर आपको याद हो जो हमने लेक्चर 2 पढ़ा था, SRS हमने जो कौन सा केस पढ़ा था, ऑनलाइन जो कैफेटेरिया
कैफेटेरिया मैनेजमेंट, हाँ सॉरी, कैफेटेरिया मैनेजमेंट पढ़ा था, तो उसमें ऐसे ही बनाया था। उसमें हमने यूज केस कैसे लिखे थे, हमने प्राइमरी एक्टर्स लिखे थे, फिर यूज केस लिखे थे। अब ये बहुत सारे हैं जो आपकी समझ में आएंगे, आप लिख देंगे। तो सिलेक्शन वाले को फिर मैंने यहाँ लिख दिया था कि सिलेक्शन को ठीक है, ये वो फॉर्मेट है। तो प्री कंडीशन होती है, पोस्ट कंडीशन होती है, नॉर्मल फ्लो होता है, अल्टरनेट। आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी एफआईबी में क्योंकि यही मेथोडोलॉजी यूज की गई है, तो ये प्रैक्टिस है एक तरह से। और इसको आप लिखिए। और जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब करेंगे तो कोई जबरदस्त थोड़ी करेंगे। आप पढ़ रहे हैं और लिखेंगे, गलतियां करेंगे, ये तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। लेकिन कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर वो आपका भी नुकसान है और सर की डिसरिस्पेक्ट है। डिसरिस्पेक्ट इसलिए कि जब सर पढ़ा रहे हैं तो आप सीखिए उसको, कॉपी पेस्ट ना करें। क्योंकि आप गलती करेंगे तो मैं सही बताऊंगा कि भाई ये ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो इस लर्निंग प्रोसेस को रोकिए नहीं कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। तो ये लिखिए और मुझे भेज दीजिए, ये करना है आपने। ये फिर फंक्शनल रिक्वायरमेंट जैसे आप लिखना चाहते हैं वैसे लिख दीजिए, ठीक है। तो ये है, उसमें आप किसी की एग्जांपल ले लीजिए। मैंने एक एग्जांपल भी डाली है एसआरएस की, जो थोड़ी पुरानी है, मैंने जब बनवाई थी तो इसी फॉर्मेट में बनाई थी, वो भी मैंने डाल दी है। वो आप उसको भी देख सकते हैं एज ए रेफरेंस, और कहीं से मिल जाए तो उसको देख लें। तो मेरी दरख्वास्त आप लोगों से वो ये कि लेक्चर्स पढ़ लीजिए, और इसमें कोई अगर एग्जाम्पल नजर आ रही है तो वो पढ़ लीजिए, और फिर उसके बाद बनाइए। और कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप दुनिया की सबसे बेहतरीन एसआरएस बनाएंगे। आप अभी सीख रहे हैं ना, तो आप बनाएंगे, गलतियां करेंगे, लेकिन सीख जाएंगे। ये है, उसमें कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ये कोई भी फॉर्मेट आपने लेना है एसआरएस का, यानी इस कोर्स का लर्निंग क्या है कि आपको मॉडलिंग आती हो, आप कस्टमर से पूछ रहे हो। तो मैं आपका कस्टमर हूँ। एक लेवल पे मैंने बताया था, ये मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीक, और मैंने कहा था कोई अगर मजीद सवाल है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। वरना आपके घर में कोई ऐसा आदमी जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉई है, अब्बा, बड़े भाई या कोई और, ठीक है, तो उनसे पूछ लीजिएगा हायरिंग का प्रोसेस कैसे होता है, इसका कैसे होता है, क्योंकि एक बहुत जनरलाइज सा प्रोसेस है ना ये। और उसका प्रोसेस बनाइए, उसकी बेसिस पे रिक्वायरमेंट लिख दीजिए। ठीक है भाई, कोई सवाल और अली आपका, एनीथिंग मजीद सवाल है आप लोगों का कोई? सर मेरा एक सवाल है सर। जी, सर थोड़ा जोर से असाइनमेंट वन बोलेंगे। में जब हमने सबमिट, सजाद थोड़ा सा जोर से बोलिए, की आवाज नहीं आ रही है। सर अब आवाज़ सही आ रही? जी जी, अब बोलिए। सर मैं कह रहा हूँ असाइनमेंट वन जब हमने सबमिट किया था ना सर, तो हम क्या होता है सबमिट करते हैं तो हम फिर वो सबमिटेड हो जाता है हमारा। लेकिन अभी जब असाइनमेंट टू पे चेक किया तो असाइनमेंट वन में आ रहा है ड्राफ्ट नॉट सबमिटेड। तो वो काइंडली क्लियर कर दें, वो मतलब आपके पास आ गया है या फिर आपको ईमेल करनी है? वैसे मैंने दोनों असाइनमेंट सर आपको ईमेल भी कर दी कि कहीं अगर एलएमएस में कोई मसला है तो आपके पास पहुंच जाए। अब आप क्लियर कर दें सर कि वो आपको मिल गया है कि नहीं मिला, ये चीज़ क्लियर करें। ठीक है, देखिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा, मेरी दरख्वास्त आप सबसे ये है कि एलएमएस के थ्रू भेजें, क्योंकि मेल पे भेजने में ना को कॉपी करना, सही जगह पे सेव करना, उसमें गलती के चांस बहुत हो सकते हैं। तो हो सकता है अगर आपने लेटेस्ट वर्जन भेजा हो सारा कुछ, तो फिर आप मिस्टेक हो सकती है। क्योंकि मेरे पास 82 83 स्टूडेंट्स हैं 3 सेक्शंस के, तो मुझे मैनेज करना, खासतौर पे जो 5th सेमेस्टर के बच्चे हैं ना, वो थोड़ा सा मुझे, नेमिंग कन्वेंशन भी सबने असाइनमेंट नंबर 1 लिखा हुआ है। अब वो 25 बच्चों का असाइनमेंट नंबर 1 कैसे डिफरेंशिएट होगा, क्योंकि वो प्रिंट आउट तो है नहीं, तो वो नेमिंग कन्वेंशन नहीं है। तो मेरी दरख्वास्त पहली है कि एलएमएस के थ्रू भेजें। दूसरा ये कि अगर किसी ने नहीं भेजा है, मैं देख लेता हूँ, तो मैं उसको स्पेशल मेल भेज दूंगा कि भाई आपका नहीं आया है। वैसे तो मैंने कॉपी कर करके मैं रखता जा रहा हूँ। अभी मैं 5th सेमेस्टर का रिजल्ट कंपाइल कर रहा हूँ, फिर ए सेक्शन का करूंगा, फिर बी का करूंगा। तो प्रॉब्ली विल टेक फ्यू डेज, थोड़ा थोड़ा करके ना, क्योंकि ये कॉपी चेक करना एक बहुत जिम्मेदारी होती है उसमें, खासतौर पे एवेलुएट करने में ना, ताकि वो कोई ज्यादती ना हो, कोई वो सब ना हो जाए आपके साथ। तो दूसरा ये कि हो सकता है आपने नया वर्जन भेजा हो और फिर मैंने पुराने वर्जन को चेक करके कम नंबर दे दिया हो। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए एनवायरमेंट्स के थ्रू भेजें। तो जिन लोगों को अगर मैसेज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है उनका मिल गया। कुछ लोगों ने मुझे भेजा था व्हाट्सएप पे कि मिल गया है। मैंने कहा भाई मिल गया है, अल्लाह के बंदे, फिर
तो आपको अगर कोई चैलेंज आ रहा है तो आप भेज दें, वरना मैं फिर आप लोगों को मैसेज करूंगा संडे वनडे को, जिन लोगों के नहीं मिले हैं। जिन लोगों के मिल गए हैं उनको मैसेज नहीं मिलेगा, ठीक है ना, कि भाई। तो ऐसा वैसे एलएमएस में चैलेंज आ रहा है कि कुछ लड़कों को मैसेज आ रहे हैं लेकिन उनका वो अपलोड हुआ है जो मुझे मिल गया, ठीक है। तो एक जनरल स्टेटमेंट है कि अगर आपको कोई मेरी तरफ से स्टेटमेंट नहीं आ रहा है इसका मतलब है आपने अपलोड कर दिया और सर को मिल गया, ठीक है। ठीक है भाई। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू चलिए, सर, थैंक यू। ओके। इसलिए कि जब मैं चेक करता हूँ लिस्ट के साथ मैच कर रहा हूँ और जिसका मिस होता है तो फिर मैं उसको भेजूंगा कि भाई आपको नहीं आया, क्योंकि आपके नंबर फिर इधर उधर हो जाएंगे। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर मैं मेल से मंगवा लूंगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के मेल से आ रहे हैं ना, तो वो मुझे परेशानी हो रही है उसको रिकॉर्ड करना, और दोबारा से मैंने सेव किया हुआ है वो कहता है ओवरराइट कर दूं, फिर मैं कहता हूँ यार वर्जन देखो जरा। तो उसमें ना थोड़ा चैलेंज आ रहा है मुझे 82 स्टूडेंट्स को हैंडल करने में ना। तो आई डोंट वांट कि मैं कोई मिस्टेक कर दूं, गलत वर्जन सेव कर दूं, इसलिए। ठीक है, चलिए हम चलिए अब हम जरा लेक्चर पे चले जाते हैं। चलिए अब देखिए, ये वाला जो कोर्स है ना, इसके ऑब्जेक्टिव और इसकी फायदा और इसकी इन्वॉल्वमेंट के साथ अगर नहीं जाएंगे तो ये जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स है, अगर आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, एंगेज नहीं होंगे ना, तो फिर आपको लगेगा ये सब थ्योरी है। क्योंकि अभी आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोसेस को, अगर आपने असाइनमेंट नहीं मिला है आपको, तो फिर आप नहीं करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी यही है। दूसरा ये कि जो इम्पोर्टेंट बात है आप लोगों को समझने की जरूरत है कि इस कोर्स को समझ के अब ये एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर आपको किसी भी बिजनेस की प्रोसेसेस को समझना है, बिजनेस के इंटरेक्शन को समझना है, और उसकी बेसिस पे कस्टमर से सवाल करके एक डॉक्यूमेंट बनाना है। ये है इस कोर्स का आउटपुट। तो अब जो एग्जाम होगा आपका 4 नंबर 40 नंबर का, उसमें भी क्योंकि हम शायद ऑनलाइन ही लेना पड़ेगा, अभी तक डिस्कशन है, शायद यूनिवर्सिटी 1.5 महीने तक और नहीं खुलने वाली है, जो हमें बताया गया कि 15 जुलाई तक खुलेगी। तो मेंटली अब तैयार रहें कि आपको जो एग्जाम दिया जाएगा 40 नंबर का, वो कुछ इसी से मिलता जुलता होगा, यानी यूज केस होगा या केस स्टडी होगी, और उसको आपने पढ़ के समझ के, और उस पे क्योंकि ओपन बुक होगा, और ओपन बुक और इंटरनेट की एक्सेस होगी, तो जो नॉर्मल सवाल सर होते। और सब ये जी कितने टाइम बोलिए। का होगा ये? 3 आवर्स का ही होगा एग्जाम? 3 नहीं होगा, शायद प्रॉब्ली 2 आवर्स का होगा, जो क्योंकि 40 नंबर का है और 2 आवर्स का होगा। और ये होगा प्रॉब्ली, जो अभी तक डिस्कशन हो रही है कि वो 24 घंटे के लिए खुलेगा। यानी 24 घंटे में जैसे होता है ना आपका टेस्ट, कि 20 घंटे के लिए मैं खोलता हूँ और आप 10 मिनट में कभी भी कर सकते हैं। तो उसमें अगर लाइट चली जाएगी या लोड शेडिंग हो रही है तो प्रॉब्ली यू विल हैव 2 अटेम्प्ट्स, ठीक है। अब आई डोंट नो, मैं सिर्फ अजम्पशन की बेसिस पे रहा हूँ, अभी चीजें फाइनलाइज होके हमारे पास आई नहीं है, सिर्फ डिस्कशन हो रहा है। एचईसी ने ये वाला ऑप्शन के जी एवरेज नंबर देके प्रमोट कर दो, उसको तो खत्म कर दिया, लेकिन बाहर एग्जाम लेना है। तो क्योंकि हम बाकी यूनिवर्सिटी से भी इन टच हैं, तो जिन लोगों ने एग्जाम लिया उन्होंने बहुत ऑब्जर्वेशन बताई है चीटिंग के हवाले से, और नॉट हैंडलिंग पे भी ये इलेक्ट्रिसिटी का इशू और इंटरनेट का इशू, ये सारे चैलेंजेस तो हैं, इनको हम कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो भी यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा जो कि ओपन बुक होगा, इंटरनेट होगा। तो उसको सेव करने के लिए, सेव गार्ड करने के लिए आपको कोई एक केस स्टडी दी जाएगी, और उस पर आपको ये सारे काम करने होंगे जो आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको जरा एहतियात से कीजिए और लेक्चर्स पढ़ लीजिए, और वो बेसिक डेफिनेशंस नहीं पूछी जा सकती हैं ओपन बुक में, और ये सारी चीजें तो बात समझ में आ रही है। और दूसरा ये अच्छा काम है कि लर्निंग हो जाएगी, आप लोगों की थोड़ी सी मेहनत तो रिक्वायर्ड है, लेकिन जरा लर्निंग हो जाएगी, ठीक है। तो हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है भाई। तो अब ये जब आपने कहा कि जब रिक्वायरमेंट इंजीनियर की पर्सनालिटी प्लीजिंग होनी चाहिए, पीपल हैंडलिंग आनी चाहिए, तो हम देखते हैं कि पीपल हैंडलिंग होती कैसे है। तो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इन चीजों को, ठीक है। अब ये बहुत ही बेसिक सी चीज है कि लिसनिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए।
लेकिन अगर आप उसको उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज गुड लिसनिंग एंड व्हाट इज नॉट गुड लिसनिंग। ठीक है, तो इसको जब लेक्चर दिया जाता है तो पढ़ाया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। तो हियरिंग तो ये है कि आपके कान में कुछ पड़ रहा है, कुछ बातें जा रही हैं आपके, एंड इट इज हियरिंग बिकॉज योर माइंड इज नॉट प्रोसेसिंग दैट वॉइस। लेकिन वो लिसनिंग कब हो जाती है, जब आपका माइंड जो है उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, समझता है, और आपका जो माउथ है वो उसको जवाब देता है। तो आपकी 3 सेंसेस की जो प्रोसेसिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, मसलन कान, मुंह और दिमाग। तो दिमाग इन दोनों को कनेक्ट करेगा। तो वरना फिर आप ऐसा बहुत मुमकिन है कि आप अखबार पढ़ रहे हैं और टीवी पे कुछ देख भी रहे हैं, और टीवी पे कुछ बहुत अहम ऐलान हुआ है, लेकिन वो आपके आवाज तो आ रही है, लेकिन आप क्योंकि अखबार पढ़ रहे हैं तो आपको प्रोसेस नहीं हो रहा है। तो ये समझने की जरूरत है। तो जब आप रिक्वायरमेंट लेने जा रहे हैं तो आप जहन में रखिए, आप 2 घंटे उसके साथ बैठेंगे, 1.5 घंटा उसके साथ बैठेंगे, यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। ठीक है, तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी चीजें डिस्ट्रैक्ट करती हैं उनको अवॉइड करें। मैंने आपको शायद बताया होगा कि जब मैं रिक्वायरमेंट लेने जाता हूँ तो मैं उनके रूम में रिक्वायरमेंट नहीं लेता हूँ। वी गो टू अ सेपरेट रूम, नॉर्मली अ कॉन्फ्रेंस रूम, और फिर उसमें किसी को अलाउ नहीं करते हैं आना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हेड ऑफ आईटी के साथ बैठे हुए हैं तो कमरे में अगर एक साहब आए हैं और कुछ पूछ के चले गए तो 10 मिनट 15 मिनट तो बर्बाद हो गए, क्योंकि अगर उन्होंने कोई ऐसी बात पूछ ली जिसमें उनका माइंड इंगेज हो गया तो ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। फिर अगर मोबाइल उनके पास है या ईमेल वो चेक कर रहे हैं तो दीज आर ऑल डिस्ट्रैक्शंस। तो हम अपना भी मोबाइल फोन करते हैं और ऑफ कर देते हैं, उनसे कहते हैं आप भी ऑफ कर दें, कम से कम साइलेंट कर दें। तो वी नीड टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। दूसरा, उनकी सोच, सोच को कैसे फोकस करेंगे और हम कैसे फोकस होगा। हम क्या कर रहे हैं, हम 2 घंटे में मीनिंगफुल मीटिंग करके अच्छी रिक्वायरमेंट लेके वापस आना चाहते हैं, वरना तो 1.5 घंटे 2 घंटे में बहुत सारी बातें होंगी सियासत पे, इमरान खान पे, ठीक है, तो वक्त जाया हो सकता है। तो यू हैव टू बी वेरी फोकस एंड लिसन। ठीक है, तो ये शायद समझने की जरूरत है कि आई कांटेक्ट, रीस्टेटिंग द पॉइंट्स, फिर आपके पोस्चर से लगे कि आप ध्यान दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरी बात में फॉर एग्जाम्पल क्लास ले रहा हूँ, आप कुछ कह रहे हैं और मैं आप पे टेंशन नहीं दे रहा हूँ, तो आप समझ जाएंगे सर सुन नहीं रहे। ठीक है, तो टेंशन देने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। ठीक है, तो आप कुछ कह रहे हैं और मैं नहीं सुन रहा हूँ, दिस इज एन इंसल्ट। आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगेगा मैं कुछ कह रहा हूँ सर नहीं सुन रहे। तो इसी तरह से दूसरे आदमी को भी इंसल्ट फील होती है, यार मैं कुछ कह रहा हूँ सर सुन ही नहीं रहे, या फलाना। तो यू नीड टू पे रिस्पेक्ट। ठीक है, तो लिसनिंग में प्रोसेस करें, सुने ध्यान से और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लेकर आए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग हैं जो जिनकी बहुत खराबी होती है कि वो पूरी बात सुनते नहीं और बीच में बोलना शुरू हो जाते हैं, पेशेंस नहीं होता, ओपन माइंडेड नहीं होते। ये बहुत बड़ी वीकनेस है, और बिजनेस एनालिस्ट की तो बहुत बड़ी वीकनेस है। ठीक है, आई हैड अ बिजनेस एनालिस्ट जो कि सैप में काम करते थे और एक स्पेसिफिक मॉड्यूल में काम करते थे। ही हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बट वो उसको मिस यूज करते थे। वो कहते थे यार बस मुझे पता है तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं बताता हूँ। कस्टमर कहता था अच्छा, कुछ शरारती कस्टमर कहते अच्छा बताइए। तो कहते आपको पता क्या जो आप कहते थे। तो बात सारी है कि आदमी इस तरह से ना करे, लोगों की बात सुने फिर उस पर जवाब दे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप देख लीजिए कि अगर 2 आदमी 3 आदमी हैं और एक साहब रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो कोलैबोरेशन नहीं होगी। ठीक है ना, आपको लगेगा ये आदमी मेरी सुन नहीं रहा है तो मुझे क्या जरूरत है इसको साथ बताने की, फिर वो रिएक्ट करेगा, रेसिप्रोकेट करेगा। ठीक है, तो खाली लिसनिंग नहीं है ये, एक आपकी जो रिलेशनशिप है उसको डैमेज कर रहा है। ठीक है, तो आखिरी वाली लाइन पढ़ लेते हैं, या थर्ड लाइन जो है, लर्न हाउ योर कोलैबोरेशन प्रेफर टू कम्युनिकेट। अभी कोलैबोरेटर्स या कोलैबोरेशन कब होगी और कब नहीं होगी, कब लोग चाहेंगे कि आपके साथ काम करें, अच्छा काम करें, रिक्वायरमेंट दें, कब होगा, और ये कब होगा कि हम नहीं चाहेंगे, जान छुड़ाएंगे कि यार बस किसी तरह से सवाल पूछें और जाएं 15 मिनट में।
ठीक है, तो इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन तो लोग कहेंगे अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, मेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्टीवन कवी, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है स्टीवन कवी, अब तो खैर इंतकाल हो गया स्टीवन कवी का, जो 7 हैबिट्स ऑफ द हाईली पीपल, इसी तरह से 8 हैबिट भी किया, तो इनके वीडियोस भी हैं। तो ही यूज्ड टू बी अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। स्टीवन कवी को आप यूट्यूब पे सुनिएगा, टाइम मैनेजमेंट पे और इस पे, तो 7 हैबिट्स लिखी हैं। तो वो ये कहते हैं कि भाई यू नीड टू अंडरस्टैंड अदर्स। आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, जब मुंह खोलेगा ही तो पता चलेगा ना कि उसके कितनी नॉलेज है, क्या बोलता है। यू नीड टू पे अटेंशन एंड लिसन, ठीक है, और फिर उसकी बात का जवाब देंगे, ठीक है। तो ये जो चीजें लिखी हुई है नीचे, लिसनिंग इन्वॉल्व्स पेशेंस, ओपननेस, डिजायर टू अंडरस्टैंड। अब ये एक जुमला जो है ना, ये पूरा वो है, कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर किसी में पेशेंस नहीं है तो वो कम्युनिकेट कैसे करेगा। एक आदमी कह रहा है और मुझे मालूम है क्या कहना चाहता है, लेकिन आप उसको पूरा मौका देंगे, उसको बोलने की इजाजत देंगे, ठीक है। और जब वो खत्म कर लेगा तो आप कहेंगे आपका सवाल खत्म हो गया या आपकी बात खत्म हो गई है, तो मैं आंसर करूं। दिस इज अ वेरी गुड जेस्चर बाय द वे, यू आर गिविंग ए। और आदाब के खिलाफ क्या होता है? आदाब के खिलाफ ये है कि उस आदमी ने बात खत्म नहीं की और बस आप शुरू हो जाते हैं। और एक जुमला कहते हैं कि माफ कीजिएगा मैं आपकी बात काट रहा हूँ। माफ कैसे कर देगा भाई, आपको मालूम है गलत काम है तो आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, आप वेट करते हुए। अब ये बैड हैबिट्स हैं, एक्चुअली बैड हैबिट्स हैं कम्युनिकेशन की, कि यू आर नॉट पेशेंट, ठीक है, और ये आप बार बार करते हैं। कभी कभार तो खैर हो सकता है, ठीक है। ओपननेस क्या है? ओपननेस ये है कि आप पहले से किसी के बारे में कोई खाका तैयार करे रखते हैं, यार इनको नॉलेज नहीं है, या ये हमेशा नेगेटिव बात करेंगे, या ये बात तो कभी सही करेंगे ही नहीं, तो दैट इज नॉट एन ओपननेस। पे अटेंशन टू द फैक्ट्स एंड व्हाट ही इज सेइंग, ठीक है, रादर देन किसी बायसनेस के साथ, किसी उसके साथ उस आदमी की सुने। और आखिरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजायर टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इसलिए है कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, तो ये जो क्लास है ना स्टूडेंट्स की, irrespective of the age, irrespective of the semester, irrespective of the gender, यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसमें 3 तरह के लोग होंगे। आप जो स्टूडेंट्स हैं, ये 3 तरह के लोग हैं। इसी लेक्चर से कुछ लोग बहुत सीखेंगे, इसी क्लासरूम से कुछ लोग एवरेज होंगे, और इसी लेक्चर से कुछ लोग कुछ नहीं सीखेंगे। इसकी क्या वजह है? वो बताएगा इसकी क्या वजह है। ये आखिरी वाली जो चीज है, डिजायर टू अंडरस्टैंड एंड यू आर नॉट रेडी एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, तो ये क्या चीज है डिजायर टू अंडरस्टैंड? ऐसा है, मतलब ऐसा है कि क्लास में 3 तरह के स्टूडेंट होंगे। एक बहुत छोटी सी तादाद होगी जो बहुत अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, क्योंकि दे आर वेल प्रिपेयर्ड, दे हैव स्टडीड एंड दे विल आस्क क्वेश्चंस। और एक बहुत बड़ी एवरेज होगी क्लास होगी जो बस सुन लेंगे लेक्चर और जो कुछ समझ में आएगा वो नोट कर लेंगे। लेकिन एक होगी जो कुछ नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, दे आर जस्ट अटेंडिंग द क्लास फॉर द सेक ऑफ अटेंडेंस। ऐसा है या ऐसा नहीं है? भाई स्टूडेंट ऐसा है या ऐसा नहीं है? बिकॉज आई एम, सर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। ऐसा तो आई है। एम रिलेटिवली न्यू इन द टीचिंग में, क्योंकि मुझे अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ है पढ़ाते हुए, लेकिन भला मैं ऑब्जर्व करता हूँ लोगों को अपनी प्रीवियस यूनिवर्सिटी में या प्रीवियस सेमेस्टर में, और मैं देखता हूँ कि क्या है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ईगर टू लर्न है तो फिर ज्यादा सीखेगा, अगर ईगर टू लर्न नहीं है तो फिर वो कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है दुनिया में, तो गाड़ियां घुमाता रहेगा सुबह से शाम, कोई डेस्टिनेशन नहीं होगी ना उसके पास, ठीक है। तो सारी जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। तो ऑब्जेक्टिव होना लाइफ के अंदर, और डिजायर टू लर्न, डिजायर टू गो सम डेस्टिनेशन, ये बहुत जरूरी है। आखिरी वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैंने नहीं